Alright, so let's do more questions on electrostatics. Question number 10. Charge Q divided into two parts, which are then kept some distance apart. The force between them will be maximum if two parts are having charge. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब बात ऐसी है, if you know, पहला ही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला ही क्वेश्चन हमने जब किया था तो मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि अगर हमारे पास चार्ज है कैपिटल Q, so let's take charge capital Q. This is charge capital Q. इस कैपिटल Q चार्ज को मैं स्प्लिट कर रहा हूं दो पार्ट्स में. तो दिस इज चार्ज Q, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और इन दोनों को मैं फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट r पे रख रहा हूं. तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा जब ये इक्वली स्प्लिट होंगे, when they will be equally split up, q by 2 तो ऑप्शन ए खत्म. अब इसमें एक एडिशनल पार्ट आ सकता है. देखो, मैं अगर y एक्सिस पे फोर्स प्लॉट कर रहा हूं और x एक्सिस पे मैं चार्ज q1 प्लॉट कर रहा हूं, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए या फिर फोर्स मिनिमम होने के लिए, you see, force is minimum at point B, force is maximum at point A. यहाँ पे जब आप स्लोप देखोगे तो भी आपको डेरिवेटिव 0 मिलेगा. अगर आप B पॉइंट पे देखोगे तो भी आपको डेरिवेटिव 0 ही मिलेगा. राइट. तो फोर्स मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए आपको डेरिवेटिव ऑफ फोर्स 0 मिलेगा. राइट. लेकिन जब आप मिनिमम फोर्स की बात करते हैं ना, तो आप डिस्टेंस को फिक्स नहीं रख सकते, क्योंकि द मोमेंट यू से डिस्टेंस इज फिक्स, तो फिक्स डिस्टेंस r पे आप सिर्फ चार्जेस को स्प्लिट कर रहे हो. q1 इतना, q2 बचा हुआ. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, राइट. बट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स हो, दोनों ही टाइम पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए मैथमेटिकली. फिजिकली आप बोलोगे फोर्स मिनिमम कब होगा, तो फोर्स तो आपको पता ही है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो जब डिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो ही फोर्स मिनिमम हो सकता है. ओके. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपको कि व्हेन द फोर्स इज मिनिमम, बिकॉज़ फोर्स इज मिनिमम ओनली एट इंफिनिटी. ओके. सो दे विल नेवर आस्क यू सच क्वेश्चन. तो आपको मैक्सिमम फोर्स की ही क्वेश्चंस आएंगे. ओके, गुड. तो अब ये क्वेश्चन ओरल था, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में पहला ही क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया था कि अगर मेरे पास टोटल चार्ज Q है, मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूं और दोनों चार्जेस को फिक्स डिस्टेंस पे रख रहा हूं, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों चार्जेस इक्वली डिवाइड होने चाहिए, Q/2. ये हमारा क्वेश्चन तीसरी बार हो रहा है. आउट ऑफ 10 3 टाइम्स वी हैव डन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electric charge 10 to the power minus 3 microcoulomb. चार्ज जो है वो 10 to the power minus 3 microcoulomb है. Is placed at origin. तो ऐसा करते हैं, पहले मैं origin दिखा देता हूँ. ये हमारे पास एक coordinate system है. This is, let us say, x-axis. This is, let us say, y-axis. You have a charge which is somewhere over here. This charge is, let us say, Q, which is 10 power minus 3 microcoulomb. Okay, 10 power minus 3 microcoulomb per charge. Microcoulomb. 2 points A and B are situated at root 2, root 2 and 2, 0. So एक point है आपके पास A, which has coordinates of root 2, root 2. मतलब x y प्लेन में होगा, क्योंकि x एक्सिस और x और y दोनों की वैल्यू दी हुई है. दूसरा पॉइंट है B पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट है 2, 0. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is, तो आपको A और B पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज B minus B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो जनरल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल का जनरल फार्मूला इसलिए मैंने वो वीडियो शेयर किया था वेयर यू नीड टू नो फार्मूलास.
1/4π/0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब मैं जब पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालूंगा तो 1/4π/0 चार्ज तो एक ही है यहाँ पे तो चार्ज एक ही है जो ओरिजिन में है। ए और बी पॉइंट्स पे चार्ज नहीं है, ए और बी पॉइंट्स पे पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, मतलब OA, मतलब दिस डिस्टेंस इज OA, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, OA डिस्टेंस को निकालना है, दो डिस्टेंस OA। How do you find out distance? Using distance formula. Where did you learn distance formula? School. Under root of x2 minus x1 square. This is under root of, मैं काम करता हूँ, मैं OA को अलग से लिख देता हूँ। But as you know, distance between 2 points is under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. अब ये है आपका x2 y2 और ओरिजिन है आपका x1 y1, और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 ही होते हैं, पता है आपको। तो x2 is √2, origin is 0, plus y2 is √2, origin is 0, square and square, है ना। तो यहाँ जाएगा √2 का स्क्वायर मतलब 2, और √2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 plus 2 4, 4 का रूट इज अगेन 2। तो पोटेंशियल VA, potential at point A is 1/4π/0 charge Q upon 2, equation number 1. Similarly, potential at point B is 1/4π/0 Q upon OB, और OB डिस्टेंस तो डायरेक्टली पता ही है 2 है, क्यों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0, 2, 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस से मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस 2 अलोंग x, और y तो 0 ही है, तो ये तो डायरेक्टली 2 ही है। तो दिस इज 1/4π/0 q by 2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको मिल गया पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B, therefore difference of potential is BA minus BB, that is equal to 0, क्योंकि A और B दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। सिंपल, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, you should know how to find out potential, you should know the formula, simple। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज, आपके पास एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, मैंने phi से डिनोट किया था ना, इट इज गिवन बाय x2y plus yz। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 3, 1 इज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1, 3, 1 पे। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी में ऐसा बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव gradient of potential, right? If you remember, we have said electric field is minus dV by dx, okay, right? But that was half truth। क्यों half truth? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव only with respect to x लिया था हम लोगों ने, पर in general electric field is minus del operator into V। What is del operator? अब यही प्रॉब्लम है कि डेल्टा क्या होता है पता नहीं, तो डेल लिख देते हैं। I will tell you what is डेल्टा। देखो ऐसा है, जब पोटेंशियल, सबसे पहले आपको पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है। पोटेंशियल का इक्वेशन में x2 y plus yz, मतलब x भी है y भी है z भी, मतलब पोटेंशियल ये 3 डायमेंशनल है। अभी तक हमने जो सीखा था बेसिक्स, हमने बोला था कि पोटेंशियल इज 1 डायमेंशनल, अराउंड x है, अराउंड y है, ये 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है। तो सिंगल डेरिवेटिव लेके चलेगा नहीं, जैसे माइनस dv by dx लेके नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिखते हैं पोटेंशियल। तो आपको पता होना चाहिए डेल ये क्या होता है, डेल इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। दिस इज डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर होता है, तो पता होना चाहिए। Therefore, we will write down E is equal to minus del operator, मतलब d dx
प्लस डी डी वाई प्लस डी डी जेड ऑफ वी। फिर वी को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी जेड। ओके, ये आ गया आपका x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू हैव x component of electric field as dV by dx with negative sign. Okay, y component of electric field as dV by dy with negative sign, and z component of electric field as dV by dz. इतना आपको पता होना चाहिए, and you don't need this. ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये वेक्टर ऑपरेटर होता है, हम वेक्टर ऑपरेटर लिख रहे हैं यहाँ पे। So you have to know directly this particular. आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए। That's it. How to find out x component, how to find out y component, and how to find out z component of electric field. तो आप पहले x component निकालने के लिए डेरिवेटिव ले लो v का with respect to x। तो जब आप v का डेरिवेटिव लोगे with respect to x, let's solve that thing first. So this is equal to d dx of v x square y plus yz। ये आ जाएगा आपके पास माइनस पहले टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। अब x स्क्वायर y में y कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, और x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x है, ये 0 है क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बट ऑफ yz कांस्टेंट हुई है। तो ये आपके पास आ गया माइनस 2xy, आपको मिल गया x कंपोनेंट। So you have x component, okay, right? Then you will have similarly y component of electric field minus d dy of v, which is x square y plus yz। तो ये आपके पास आ गया माइनस डेरिवेटिव x square y माइनस डेरिवेटिव yz। ओके, तो ये आपके पास x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, dy by dy is 1 minus z, that is derivative of this is equal to minus x square plus z। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट। सिमिलरली z कंपोनेंट निकाल लो, डेरिवेटिव्स पता होनी चाहिए आपको, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स, इट इज एसेंशियल फॉर यू टू नो डेरिवेटिव्स। और ये क्वेश्चन सीईटी जेईई तीनों ही एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो यू शुड नो। सो दिस इज x square y plus yz। अब ऑब्वियसली पहले टर्म में z है नहीं और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है, तो पहले टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूं। 0 minus y, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z is 1, तो ये सिर्फ आएगा minus y, तो यू विल जस्ट गेट दिस एज minus y। तो आपको मिल गया Ez also। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर प्लस ez का स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो। नाउ यू नो व्हाट इज ex। What is ex? Ex is minus 2xy इसका स्क्वायर प्लस what is ey? You see what was ey? Ey था minus x square plus z का स्क्वायर, तो minus x square plus z का स्क्वायर। Ez was minus y का स्क्वायर। यह आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी थी? 1, 3, 3, 1, 1, 3, 1, यस। हमको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 डालनी है। तो 4 1 स्क्वायर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 प्लस
दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 4 into 9 36 पहला टर्म। दूसरा टर्म आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 49 मतलब 7 है क्या? 7 यूनिट्स ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो रिपीटिंग अगेन, पोटेंशियल अगर आपको दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है। और इस पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल ऐसा है, मान लो पोटेंशियल ऐसा है 2x स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड करता है, तो फिर मैं यहाँ पे डेल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा dv by dx खत्म, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड करता है। बट हमारे पास जो गिवन पोटेंशियल है वो सिर्फ x पे डिपेंड नहीं करता, हमारे पास जो गिवन पोटेंशियल है वो x स्क्वायर y प्लस yz है, तो वो 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है। तो 3 डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल v, या फिर डायरेक्टली करना चाहो तो बोल सकते हो कि x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv by dx, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv by dy, और z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv by dz। तो ऐसा कर लो, आपको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आपको x, y और z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, उसके बाद आपको पता है फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, आपने 11 में वेक्टर सीखा है, आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 कंपोनेंट्स हैं x, y और z, तो E का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब E स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वी पुट दिस हियर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 1,3,1 पे पूछा है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1, ये सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two small identical spheres having charges plus 10 microcoulomb and minus 90। तो आपके पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है पहले स्फीयर पे, दूसरे पे माइनस 90 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स F न्यूटन। तो पहले केस में फोर्स है F न्यूटन, if they are kept in contact and then separated by the same distance। Very good question, good question। ये केस 1 था, तो मैं पहले केस 1 सॉल्व कर लेता हूं। केस 1 में आपके पास पहले स्फीयर के ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे स्फीयर के ऊपर आपके पास 90 माइनस 90 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो ये फिक्स डिस्टेंस है। ओके, तो इस केस में फोर्स है F1 एंड आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट फोर्स, यू नो हाउ टू फाइंड आउट फोर्स। तो फोर्स इज सम कांस्टेंट के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस हमने बाद में सेम रखा है, मतलब हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे टच किया और वापस से सेम डिस्टेंस पे लेके आए। ओके, इसका मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सबसे पहले तो ये, क्योंकि डिस्टेंस इज फिक्स। अब हुआ क्या, ये दोनों चार्जेस, दोनों बॉल्स को, दोनों स्फीयर्स को टच करने के बाद क्या हुआ, यू सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस 2, पहले बॉल पे कितना चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, दूसरे पे कितना था माइनस 90 माइक्रोकूलम। अब जब आप इसको टच कर देते हो तो टोटल चार्ज हो जाता है 10 माइनस 90 विच इज माइनस 80 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज। फिर जब आप इसको सेपरेट करते हो वापस से, तो पहला बॉल माइनस 40 माइक्रोकूलम और दूसरा बॉल माइनस 40 माइक्रोकूलम चार्ज लेके लगा। तो Q1 dash and Q2 dash becomes minus 40 and minus 40. Okay, so this is what happens by law of conservation of charges. This is what happens. 10 minus 90 touch, 10 minus 90 minus 80 separate, minus 40 minus 40. Good, ये याद रखना।
अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों पे चार्जेस है, एक पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, टोटल चार्जेस Q1 प्लस Q2। जब वापस सेपरेट करोगे तो पहले पे Q1 प्लस Q2 by 2, दूसरे पे Q1 प्लस Q2 by 2। ओके, 10 minus 90 touch minus 80 minus 40 minus 40 ऐसा होता है वो। This is what happens. So you have Q1 dash and Q2 dash. Again, you know, force is just proportional to Q1 dash and Q2 dash because distance in case 1 and case 2 is fixed. तो आप बोलोगे इसको F dash बोलता हूँ। Therefore, F dash upon F. F dash is new force in the second case. F is force in the first case is equal to Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2. तो Q1 dash is minus 40 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि नीचे भी माइक्रोकूलम में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। minus 40 अपॉन नीचे था Q1 10 माइक्रोकूलम और ये था minus 90। ओके, तो you will have F dash by F equal to ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये भी जीरो गया। ओके, तो ऊपर आ गया आपके पास minus 16, नीचे आ गया 9। तो F dash is minus, सॉरी ऊपर आया प्लस है, माइनस प्लस, लेकिन नीचे का नेगेटिव है ही, तो minus 16 by 9 F, तो 16 F by 9 option number C। Okay, the new force is this minus 16 by 9 F, done, option number C। अगला क्वेश्चन, the ratio of magnitude of electrostatic force and gravitational force between an electron and proton is। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक प्रोटॉन है, they are at a fixed distance, so they are separated by some fixed distance। okay, what is the ratio of magnitude of electrostatic force and gravitational force? आपको पता है electrostatic force between two masses, two charges is 1 by 4 pi epsilon 0, मतलब K, कैपिटल K यूज करते हो यहाँ पे। Q1 Q2 charge on electron is E, charge on proton is also E। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज तो इक्वल ही है। और ऊपर से बोला है मैग्नीट्यूड, मतलब नेगेटिव साइन मत लो, ऐसा बोला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज this by distance square, let us say r is distance। gravitational force between two masses is g, universal gravitational constant, mass of electron mass of proton upon distance square। आपको पूछा है ratio of fe by fg, ये आपको मिल जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 e square by r square upon g me mp अपॉन r square कैंसिल, तो ये आपको मिल जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 e square upon g me mp। You know what is the value of 1 upon 4 pi epsilon 0? 9 into 10 power 9 in SI system। E is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb per square। G 6.67 into 10 power minus 11। Mass of electron 9.1 into 10 power minus 31। Mass of proton 1.67 into 10 power minus 27। तो कांस्टेंट की वैल्यूज इस स्टेज पे आफ्टर यू कम टू 12th स्टैंडर्ड आई एक्सपेक्ट यू रिमेंबर दिस वैल्यूज। एनीवेज कैलकुलेशन सीख लो क्योंकि कैलकुलेशंस ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज एज आई एम टेलिंग यू आपको सिर्फ 10 का पावर चेक करना है, या तो 6.6 आएगा या तो 2.3 आएगा, सिर्फ 10 का पावर चेक करना है आपको। तो कैसे करो, इजी है, 9 और 9 कैंसिल आउट। ओके, 10 पावर 9 ऊपर 1.6 का स्क्वायर मतलब 1.6 into 1.6, 10 पावर minus 19 का स्क्वायर मतलब 10 पावर minus 38 अपॉन 6.67 into आंसर बी या डी में से एक आएगा, we will see why and how। नीचे देखो 10 पावर minus 11 minus 31 मतलब minus 42 और minus 27 minus 42 and 27, this is equal to minus 69।
तो 10 पावर माइनस 69 भी आएगा नीचे। अब ये एक कैंसल सिंपल 6.1 दा एंड 4 दा, क्योंकि पता है 16 4 दा 64, तो 1.6 into 4 is 6.4, तो यहाँ पे था 6.67, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 6.4 मान लिया, तो 1 दा 4 दा। मैं क्योंकि मैंने पहले बताया कि रफ कैलकुलेशन करने वाला हूँ मैं। तो अब देखो ऊपर है 10 का पावर 9 और माइनस 38, मतलब कितना -29, तो 10 पावर -29 और नीचे क्या है 10 पावर -69 जो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, 1/4 is 0.25, तो ये आ गया आपके पास 0.25 into 10 पावर प्लस 40, मतलब 2.5 into 10 पावर 39, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशंस एकदम सिंपल है, कोई लॉग टेबल नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं, नथिंग provided you have sufficient practice with numbers। नंबर देखते से समझना चाहिए, मैं इनफैक्ट यही देख के समझना चाहिए आपको। ओके E 1.6 का स्क्वायर, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 आता है मास ऑफ प्रोटॉन, G 6.67, 1.6 upon 6.67, 1/4। मैं वापस बता देता हूँ एक बार कैलकुलेशंस। I will tell you once again how to calculate because this is where you need a lot of practice। Look at the numbers। हम सीईटी जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो स्टेट बोर्ड के मोड से बाहर आओ, यहाँ पे रफ कैलकुलेशंस लगते हैं हमको। और वैसे भी ऑप्शन देखोगे तो पहला नंबर दो जगह पे 6.6 है, दो जगह पे 2.3 है, मतलब हमको सिर्फ इतना समझना है कि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं। वन थिंग 10 का पावर या तो +39 है या फिर 29 है, चारों ऑप्शन में, तो ये देखना है कि 10 का पावर 29 39 से आ रहा है नहीं। 9 और 9.1 रफली उड़ा दिया। ऊपर है 10 पावर 9, 1.6 का स्क्वायर मतलब 1.6 into 1.6, 10 पावर -19 का स्क्वायर 10 पावर -38 अपॉन 6.67 into 1.6, 10 पावर -11 -31 is -42, -27 is -69, 10 पावर -69, 1.6 गया, 1.6 1 दा एंड रफली 4 दा is 6.6, rough approximate। 1/4 is 0.25, 10 पावर 9 और -38 तो 10 पावर -29, और 10 पावर -69 ऊपर गया तो +69, तो ये आ गया आपके पास 0.25 into 10 पावर 40, मतलब आपके पास आ गया 2.5 into 10 power 39, option number B। क्वेश्चन खत्म। This is how you are supposed to solve this particular question, extremely simple question। अगला क्वेश्चन, 2 point charges +3 microcoulomb and +4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton। If each is given an additional charge of -6 microcoulomb, the new force is। वापस से वही स्टोरी है, पहले केस में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरे केस में फोर्स न्यू फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश Q2 डैश। Q1 आपके पास है 3 माइक्रोकूलम, Q2 आपके पास है 4 माइक्रोकूलम। F जो फोर्स है इन दोनों में, जो F फोर्स है वो 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि जो 3 और 4 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस थे, उन दोनों को आपने एडिशनली -6 दे दिया, मतलब Q1 डैश क्या बन जाएगा 3 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम, मतलब -3 माइक्रोकूलम, और Q2 डैश क्या बन जाएगा 4 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम, मतलब -2 माइक्रोकूलम, राइट। तो आप बोलोगे F डैश बाय F is equal to Q1 dash Q2 dash upon Q1 Q2। तो Q1 dash is -3 microcoulomb, Q2 dash is -2 microcoulomb, Q1 is 3 microcoulomb and Q2 is 4 microcoulomb। माइक्रोकूलम की कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, ये और ये 2 आ गया,
तो ये आ गया -1/2, सॉरी माइनस प्लस हो गया तो जस्ट +1/2 मतलब f dash by f is half, तो f dash is f/2 that is 10/2 क्योंकि इनिशियल फोर्स 10 था तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी. So this is how you are supposed to solve this particular question. Question was simple, extremely simple question it was. Okay, so this is how you are supposed to solve. All right. So next question. अगला question. Next question. Three equal charges, each plus q, placed at the corners of an equilateral triangle of side A. What will be the force on any charge? आपके पास तीन चार्जेस है, इक्वल चार्जेस है, they are placed at the corners of an equilateral triangle. What is the force on any charge? Any मतलब तीनों में से किसी भी एक पे. तो पहले मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं. Okay. तो assume this is equilateral triangle. Assumption. Okay. अब यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे भी सेम चार्ज है, यहाँ पे भी सेम चार्ज है. So you have charges Q, Q and Q each corner पे. I would like to do nomenclature, नामकरण, नंबरकरण. I will say number 1, number 2 and number 3. तीन वर्टाइसेस को मैंने नंबर दे दिया. One thing you should know is इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री बनता है. ओके, हमको पूछा है, हमको बोला है कि तीनों ही वर्टाइसेस पे सेम चार्ज है Q Q Q. इन सब में से किसी भी एक वर्टेक्स पे टोटल फोर्स कितना है. तो मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं, मैं तीनों में से पहले किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेता हूं. लेट अस से पहला, लेट अस चेक व्हाट इज द फोर्स हियर. तो अब देखो, 1 पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको 3 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा, मतलब यहां जाएगा. 1 पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको 2 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा, मतलब यहां जाएगा. ओके, सो दिस हियर is force on 1 due to 2. This here is force on 1 due to 3. Repulsive forces, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल. नीचे का एंगल 60 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. एंड यू शुड नो, अगर मैं इक्विलैटरल साइड ट्रायंगल के साइड को ए ले रहा हूं तो ऑल साइड्स आर ए. आपको ऑलरेडी पता है, सिंस force is proportional to charges, product of charges upon distance square. अब देखो ऐसा है कि Q1, Q2 और Q3 सारे के सारे Q है. डिस्टेंस भी, डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 1 3 ये भी सेम ही है. पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में डिस्टेंस A और A है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज F1 and F12 force on 1 due to 2 and force on 1 due to 3 they are equal and that is equal to K Q1 Q2 by distance square. ये मैग्नीट्यूड वाइज है, राइट. फिर as you see, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर दे आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट अभी ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है. इट कैन बी सॉल्व इन 2 डिफरेंट वेज. मैंने एक मेथड आपको पहले ही बता दी है, कौन सी आपको याद होगा. व्हाट यू हैव टू डू इज, आप बोलोगे ये साइन कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट है. फिर आप बोलोगे ये साइन कंपोनेंट है F13 का, ये कॉस कंपोनेंट है. साइन कंपोनेंट्स कैंसल कैंसल, कॉस कंपोनेंट्स ऐड ऐड. तो ये एक मेथड हमने कर लिया. अब मुझे दूसरा मेथड बताना है. यू कैन डू द
same thing by two different ways, maybe three different ways. Okay, so at least I will tell you two. Okay, so ऐसा है 11th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के पहले दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. Why? I'll tell you why. Do you remember resultant of two vectors acting at some angle theta to each other? The resultant is in the direction of diagonal. This is the resultant vector of two forces acting at an angle theta. Resultant force FR. Resultant force. You remember the formula. You should remember the formula. आपको ये याद होना चाहिए अब. Just a minute. एक मिनट. ओके, वी आर गुड. यस, आपको याद होना चाहिए दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ पहला वेक्टर स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर स्क्वायर F13 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस. This is important for you because it is very very important. Plus 2 times of first vector second vector into cos of angle between the two vectors. Resultant of two vectors r bar is a square plus b square plus 2ab cos theta under root. Now as I told you F13 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है which is F of course. क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम है. तो अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर plus F square plus 2F into F cos of 60 degrees. तो यह आ गया अंडर रूट ऑफ F square plus F square plus 2F square cos of 60 is half cancel. तो यह आ गया रूट ऑफ 3F square. मतलब आपको ये मिल गया अंडर रूट ऑफ 3 times of F. But what was F? F was k q square by a square. अंडर रूट 3 k q square by a square. ऑप्शन नंबर डी खत्म. You see, this is how you can solve this kind of questions. Extremely simple question. Okay, तो क्या करना था यहाँ पे आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल था, उसके हर एक वर्टेक्स पे सेम फोर्स था, सेम चार्ज था. आपको बोला है किसी भी एक वर्टेक्स पे टोटल फोर्स कितना है वो निकालो. तो आपने क्या किया? आपने बोला कि चलो हम तीनों में से एक वर्टेक्स को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं. हमने बोला कि 1 पे, आप 2 लो 3 लो कहीं पे भी लो सेम होगा. ओके, तो 1 पे जो चार्ज है उसको जो 2 पे चार्ज है वो रिपेल कर रहा है, उसको 3 पे जो चार्ज है वो भी रिपेल कर रहा है. तो यू गेट समथिंग लाइक दिस फोर्सेस. ओके, these two forces are equal in magnitude. क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे. इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से डिस्टेंस सेम है, चार्जेस तो वैसे भी सेम है बोला है. तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट विल बी अलोंग डायगोनल एंड रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स स्क्वायर प्लस 2 times of force 1 force 2 cos of angle. सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, डन, खत्म क्वेश्चन. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू इट इन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टाइम. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू सच क्वेश्चंस. सो विल स्टॉप फॉर टुडे.